धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान के साथ साथ अब तो सीरिया की भी, और रूस और यूक्रेन तो बना हुआ ही है चर्चाओं में। इसके अलावा और भी बहुत कुछ घट रहा है अमेरिका में, जहां पर नवनिर्वाचित जो सरकार है, मतलब राष्ट्रपति है, उसकी जो सरकार है, उसने अभी शपथ भले ही ना ली हो, लेकिन उसके तौर तरीकों पर अभी से पूरी दुनिया में जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। तो कैसे इन तमाम घटनाक्रमों को देखा और समझा जा सकता है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, सरजमीन दिल्ली पर आपका स्वागत है। थैंक यू मिस्टर अकरम। वैसे कैसा दिल्ली रहा में पटना का टूर आपका? पटना का टूर बड़ा सफल रहा। जिस काम के लिए गया था वह भी हुआ, अन्य अपने साथियों से भी मिला, वहाँ की स्थितियों पर भी चर्चा हुई, और हमारी कोशिश है कि वहाँ पर एक आधारशिला मजबूत वैसी की जाए जो कि दिल्ली से बेहतर हो। दिल्ली में तो हम छोटे मोटे रूप में हैं, जो कि सही में फांसीवादी पूंजीवादी सत्ता को और उस समाज को ध्वस्त करके एक सही, एक प्रजातांत्रिक और समाजवादी सत्ता ला सके। जी चलिए देखते हैं। अब यहाँ तो संविधान की बातें करके और संसद के बाहर क्या धक्का मुक्की की जा रही है। अंबेडकर का मुद्दा गायब करने के लिए राहुल गांधी पे सीधा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को धक्का दे दिया, किसी महिला की छाती पे हाथ मार डाला है, जो बीजेपी के साथ है। दुनिया भर के आडंबर रचे जा रहे हैं, पर उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं अपनी गिरती हुई व्यूवरशिप को लेकर। क्या कहते हैं, सर्दी मान रहे हैं क्या थोड़ा व्यूवर? ये तो है, व्यूअरशिप घटा है। मैं जो भी हमारा इंटरव्यू होता है, मैं आपके दूसरे जो भी आप अपलोड करते हैं वीडियो, उनको भी देखता हूँ कई बार, और वह घट रहा है। मेरे घटने का तो कोई अंतर नहीं पड़ता जो मेरा के एजुकेट्स है, क्योंकि वह अभी भी शूडो कंट्रोल में है, यानी वह कंट्रोल में है, हमारे व्यूअर्स पर जाता ही नहीं है। क्या करें, लेकिन यहाँ पे घटने का क्या कारण है मैं नहीं समझ पाता हूँ। क्या यहाँ भी शूडो कंट्रोल है, इसलिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहा है, नेगेटिव वोटिंग हो रहा है, इससे खिलाफ रिपोर्ट जा रहा है, और इसलिए यूट्यूब जानबूझ के हमारे व्यूअर्स को ऑटोमेटिक नहीं जाने दे रहा है। यदि यह बात है तो हमारे व्यूअर्स को सोचना चाहिए, इसको बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, और वास्तव में ये कहें कि ओवरडोज हो गया हमारी तरफ से, तो हमें हमारी तरफ से अच्छा। रोकना चाहिए फॉर द टाइम बिंग। जैसा भी हो, आप हम्म। सही इस मामले में आप विश्लेषण कर सकते हो और देखिए क्या किया जा सकता है। जी चलिए, मुद्दा मैंने इसलिए उठाया और आप से मैं अनुरोध कर रहा हूं, मतलब अपने जो जितने भी हमारे सुनने वाले हैं उनसे, क्योंकि सुनने वाली ही बात करता हूं मैं, दिखाते तो हम कुछ है नहीं। आप तो रेडियो की तरह हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या इस प्रोग्राम को रोजाना करें, हफ्ते में 2 दिन करें, 3 दिन करें, कैसे करें, ये सब चीजें देखी जाएंगी। छोटा करें, बड़ा करें, जो भी कुछ होगा। अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नरेंद्र मोदी ने ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी विजय दिवस को लेकर, जिस पर बांग्लादेश में जबरदस्त बवाल हो रहा है? यह विजय दिवस पे जो भी था, 16 दिसंबर की बात है, जिस दिन पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। और इस पे इन्होंने हमारे सैनिकों की प्रशंसा की है। हालांकि यह लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इंदिरा गांधी का नाम ना आए, कांग्रेस का नाम ना आए, उनको हटाया जाए। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमने बातें की थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑफिस में बांग्लादेश के विजय दिवस के दिन जो पेंटिंग था उसको हटा दिया इन लोगों ने, बड़ी ही शर्मनाक बात थी। अब वहाँ के जो नए शासक आए हैं और जो एक तरह से मंत्री हैं, छोटे मोटे पोस्ट के साधारण लोग नहीं है, मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात कर दी, लड़े तो हमारे लोग थे। हालांकि उन लोगों के भी खिलाफ है ये। देखिए जरा, वह पाकिस्तान की अब साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के लोग लड़े थे उनकी भी प्रशंसा अब नहीं कर रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं, और वहां पे फिर से अब इस्लामिक रूल लाना चाह रहे हैं। बांग्लादेश को एक स्वतंत्र, सेक्युलर और एक प्रजातांत्रिक देश में नहीं रहना देना चाहते। लेकिन यहाँ पे पहले भारत से मुक्ति चाह रहे हैं कि भारत के सैनिकों ने क्या कमाल किया, लड़े तो हमारे लोग हैं। और एक दो नहीं, दर्जनों लोग बोल रहे हैं, पूरे मीडिया पे इसकी बात उठा रहे हैं और यहाँ से भी काउंटर कर रहे हैं। यानी अब मुद्दा यह नहीं है कि बांग्लादेश में जो तथाकथित रूप से क्रांति हुआ
वह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के करने से हुआ है। और वहां एक चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकार, भले ही जिस रूप में चुनी गई हो, उसको हटा के एक तानाशाह सरकार आ रही है। अब उसकी चर्चा नहीं है, अब उसकी चर्चा नहीं है जिसके खिलाफ यह आंदोलन हुआ था, यानी सबको नौकरी देने की बात थी, बल्कि चर्चा यह कि भारत ने कुछ नहीं किया, भारत हमारा प्रमुख दुश्मन है, हम पाकिस्तान, अमेरिका और बर्मा से मिलकर कैसे भारत को विरोध करें। और भारत के लोगों को मौका मिल रहा है जो सत्ता में है, दिखाएं कि कैसे बांग्लादेश के मुसलमान हमारे खिलाफ है। यह मुद्दा दोनों को बड़ा भा रहा है, एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश में अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की पीठ सहला रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं। जी, क्या ये कहना कुछ गलत ना होगा, हालांकि इस सवाल को मैं आपके सामने पहले भी कई बार उठा चुका हूं, कि ये जब ऐसी बातें कर रहे हैं तब बांग्लादेश की तरफ से दूसरी बातें हो रही हैं, मौका ये दे रहे हैं, वरना आज तक बांग्लादेश हमारा गुणगान ही करता था। निश्चित रूप से मौका हमने दिया है, शुरुआत हमने की है। मान लेता हूं कि हमारी विदेश नीति यह थी कि हम दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करेंगे। इनको हालांकि पता भी नहीं चल पाया कि बांग्लादेश में ऐसी चीजें हो रही हैं। यदि पता होता तो इन्होंने पहले की जो प्रधानमंत्री वो सत्ता थी उनको बताते। यह उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था, बताते कि तुम्हारी मिलिट्री तुम्हारे खिलाफ हो चुकी है, यदि बगावत होगा तो वह साथ नहीं देगी, जो अभी हमने हाल फिलहाल में कुवैत में देखा, सॉरी माफ कीजिएगा, सीरिया में देखा। वहां पे असफलता के बावजूद भी जो बदलाव हो गया, उसमें जिस तरह का रुख होना चाहिए था वैसा इन लोगों ने ना किया। एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते कि भाई ठीक है, आपका अंदरूनी मामला है, आपने सत्ता परिवर्तन किया, हम आपके साथ हैं, आपके यहाँ शांति अमन हो, और हमारे लोगों को भी तंग ना कीजिए, ना हम आपके लोगों को तंग करेंगे। जो भी है, हमारे यहाँ से बिजली देने की बात है, यदि एक्स्ट्रा पैसा आप लोगों ने दिया है तो उसकी हम बराबरी कर देंगे। 2-4 मिलियन या बिलियन रुपीज में ऐसा कुछ नहीं अंतर पड़ता था। एक पड़ोसी को हम पड़ोसी की तरह रखते, श्रीलंका के साथ जैसा हमारा संबंध है, नेपाल के साथ तो गड़बड़ा ही रहा है, उसको हम ठीक कर सकते थे। ये लोग करने में असमर्थ रहे, बल्कि अपने यहाँ के जितने वो थे लफंगे, लुच्चे लफंगे जो सोशल मीडिया पे, उसे दे दबा के गाली दे रहे हैं नए बांग्लादेश से करके, और स्थिति को और खराब करवा दिया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हरिद्वार में फिर से एक बार 3 दिनों के लिए धर्म संसद आहूत की जा रही है। देखते हैं इस बार क्या मारने काटने और क्या टारगेट रखा जाएगा कि कितने लाखों को मिटा दिया जाएगा। नए नए हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, नई नई चीजें चल रही हैं, लेकिन हम चलते हैं उस पाकिस्तान की तरफ जहां की सरकार को फिलहाल अमेरिका नवाज कहा जाता है, लेकिन अमेरिका ने तो उसकी 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी, ये कहते हुए कि भैया और बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाने देंगे। प्रो अमेरिकी सरकार होने का मतलब यह नहीं कि अमेरिका आपको बैलिस्टिक मिसाइल यानी स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स वेपन के साथ एटम बम बनाना, उसको बढ़ाने का इजाजत देगा। क्योंकि अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है, सबसे ज्यादा दुनिया में, कि जिस तरह से वो दूसरे यहाँ सत्ता परिवर्तन करते हैं, वैसे दूसरे तरीके से वहां और भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है जो अमेरिका के खिलाफ होंगे। क्योंकि अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, जहां भी पहुंचता वहां लूटता है, वहां लड़ाइयां करवाता है आपस में, और हर तरह के हंगामे करवाता है। और यदि सत्ता परिवर्तन होता है, पाकिस्तान के पास तो एटम बॉम्ब भी है, और उस तरह का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आता है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल पहुंचता है, अमेरिका तक पहुंचने की बात है। और यदि कोई आधा पागल इंसान वहां सत्ता में आता है, ऐसे ही कहे भाई 4 बैलिस्टिक मिसाइल 2 परमाणु बम के साथ अमेरिका पर छोड़ दो, तो अमेरिका गया काम से। तो इसलिए उसने इस तरह की चीजें की हुई है। जी, चलिए, वो दबा के भी रखता है, वो बंदर वाला काम करता है कि सांप को मारो भी और पुचकारो भी, और फिर मारो फिर पुचकारो। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। रूस की हमने कल बात की थी, वहां के परमाणु जो चीफ हैं उनको उड़ा दिया गया रिमोट जो है बम से स्कूटर में लगाकर। अब उसमें उज्बेक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो क्या एक बंदा यूक्रेन उसको ऐसे खरीद लेता है कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है, या अपने यहाँ की मीडिया को, लोगों को शांत करने के लिए रूस ने एवे किसी को पकड़ लिया? नहीं, ऐसे ही तो नहीं पकड़ा होगा, क्योंकि उससे उसको जानकारी मिली है। और यह भी जानकारी मिली है कि पहले जो वारदात हुए थे, टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए थे, उसमें भी यूक्रेन का जो सीक्रेट सर्विसेज है उनका हाथ रहा है। अमेरिका के साथ साथ इजराइल और जो बाकी दूसरे देश हैं, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ने काफ़ी मदद की है। एक्स सोवियत यूनियन के जितने देश हैं वहाँ पे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाने, उसके बढ़ाने की बात की है, ISIS के रूप में हो, तालिबान हो, जितने भी हो। और वह उनके लिए
एक सीक्रेट सर्विसेज के रूप में काम करता है। पूरे हम देख रहे हैं केवल अरब कंट्रीज में नहीं, इन देशों में भी है जो कि भविष्य में उनके साथ काम करते हैं। हालांकि ये लोग क्यों मिल रहे हैं, यह सवाल उठ सकता है। इसलिए मिल रहे हैं कि यूएसएसआर जब टूटा था तो वह एक समाजवादी देश नहीं था, बल्कि एक पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश बन चुका था, और वहां पर हजारों नहीं लाखों लोग बेरोजगार हो चुके थे, अशिक्षित हो चुके थे, अंधविश्वासी हो चुके थे, धार्मिक हो चुके थे, जो पहले सोवियत में नहीं थे। और इसलिए बड़ी आसानी से ये लोग मिल गए जिनका इस्तेमाल अब यूक्रेन और अन्य देश कर रहे हैं रूस के खिलाफ, या वैसे देशों में वैसी सत्ता के खिलाफ जो अमेरिका के पक्ष में नहीं है। जी, कल हमने बात की थी कि कौन सी वो लाल रेखा होगी, कौन सी वो रेड लाइन होगी जिसके बाद ट्रंप दिखाएंगे, यूक्रेन को सही से सबक सिखाएंगे या अमेरिका और यूरोप को बताएंगे। अब दावे किए जा रहे हैं कि जेलेंस्की को उड़ा दिया जाएगा क्योंकि उसने परमाणु चीफ को उड़वा दिया है। तो क्या इसको भांप लिया है ट्रंप ने और तभी अपने विशेष दूत को भेज दिया यूक्रेन? आपने बहुत दूर की कौड़ी पकड़ी है, लेकिन इसमें मतलब यह नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यह षड्यंत्रकारी सोच है, यह सही सोच है। और यह नजर आ रहा है कि जो उन्होंने लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स जैसे अटैकम्स यूक्रेन को दे रखा है, और पर उसको अनुमति दी है कि 300 किलोमीटर से दूर मार सकते हैं, जिसका उसने इस्तेमाल भी किया है क्रीमिया में भी। हाल फिलहाल में जो फ्रांस और यूके के जो मिसाइल्स है उनका भी शैडो स्टॉर्म मिसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और F-16 भी है। F-16 आने के बाद यही मिसाइल अब ऊपर से छोड़ने से और 500-600 किलोमीटर तक जा सकते हैं। लॉन्ग रेंज यूएवी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अब लेफ्टिनेंट जनरल तक को मार रहे हैं। तो यह रेड लाइन और जिस तरह की बातचीत जो पुतिन और उनके विदेश मंत्री पहले छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन करते थे, इन्होंने रिएक्शन देना बंद कर दिया और खुलेआम नजर आ रहा है कि वे तैयारी कर रहे हैं। अब इनके मिसाइल जो है तैयारी के रूप में आ रहे हैं, सैटेलाइट के रूप में, जहां तक पिक्चर वीडियो जो मैं देख रहा हूं, ये तैयारी कर रहे हैं। एक शटल यानी बड़ा ही छोटा सा परिवर्तन नजर आ रहा है ऊपर से, लेकिन उसका असर है कि बाहर से बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। और अब यह जहां तक ट्रंप की बात है, वह 1 महीना और इंतजार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि बाइडेन भिड़ा हुआ है कि जाने किससे पहले 1 महीना पहले थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा दे। वह हार का बदला पूरी दुनिया की बर्बादी से लेना चाहता है। दिमागी रूप से तो वह मतलब सठियाए हुए हैं, लेकिन उनकी जो कीड़ा है युद्ध का, उससे मुक्ति नहीं पा रहे हैं। और ट्रंप नहीं चाहते हैं कि यह चीज हो जाए। 4 साल अभी मजे करने की बात है, क्यों ना किया जाए। चलिए अब शुरुआत करते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों की। और इसमें पहला जो अपडेट है वो ये कि अमेरिका के फेडरल बैंक ने ब्याज दर क्या घटाई। अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के शेयर मार्केट धड़ाम हो गए। ऐसा क्यों हुआ सर? या ये वहाँ के फेड कहने शॉर्ट में, या फेडरल बैंक यानी उसका जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वैसे, और उसका बड़ा असर होता है, बड़ा कंट्रोल होता है उसका। और थोड़ा भी ब्याज दर घटाता है 0.25 या 5% या वो घटाता है, तो इसका मतलब है कि लोग अब वहाँ पे पैसा ना रख के या जहाँ भी पैसा जमा करते हैं, या दिखाता है कि वहाँ की स्थिति खराब हो रही है और लोग भांपते हैं। तथाकथित रूप से जो एक माइंड सेट होता है शेयर मार्केट में, बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए तेल मार्केट में यदि आक्रमण हो जाता है कुवैत पर, तो धड़ाम से गिर जाता है, और वही एक तरफ से दूसरी तरफ से कंट्रोल हो जाता है, तो फिर उस तेजी से ऊपर बढ़ जाता है। ये चीजें होती है। और इधर से पैसा घटता है तो सोने में चला जाता है, शेयर मार्केट में घटता है। यह सब पैसे जो है यह फेक मनी है, जो कि वास्तव में धरातल पर जो सामाजिक धन है उसके इक्विवेलेंट नहीं है। यानी 1 कट्ठा जमीन का दाम यदि 1 लाख रुपया है, तो कई हाथों से गुजरते हुए वह 4 लाख हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में जमीन का मूल्य बढ़ गया। और इसका असर चूंकि अमेरिका का फेडरल बैंक है, इंडिया में पड़ता है 1.25%, यहां भी गिरा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिर वो बढ़ के उससे ऊपर चला जाएगा, लेकिन लुटते कौन लोग हैं? हमारे आपके जैसे लोग, स्मॉल इन्वेस्टर, मीडियम स्केल इन्वेस्टर, जिनके पास पैसे बहुत कम है, लेकिन इस उम्मीद में बेचारे कि हमारे पास कुछ बचा हुआ 50,000 1 लाख, जल्दी से कुछ पैसे बढ़ जाए, उसके चक्कर में पूरा मीडियम रेंज को मिला ले, लोअर लेवल, वो हमेशा घाटे ही में रहते हैं। जी, आग लगो बस्ती में, ट्रंप अपनी मस्ती में। कुछ भी होता रहे, फेडरल बैंक ब्याज दर घटा दे, शेयर मार्केट डूब जाए, अमेरिका में जो है किसी तरीके के हो हंगामे होते रहे, बंदा अपनी जुल्फे संवार रहा है आजकल। इस पर नए उन्होंने जैकेट सैकेट वो खेलने गए हुए हैं, गोल्फ वगैरह जो भी उस सूट में है।
और बाल मैंने भी देखा, एक्चुअली बाई चांस ही देखा। तो पहले जो लटका हुआ बाल उस सब का होता था, वह पूरा बिल्कुल संवारा हुआ बाल है। यानी हमारे यहाँ की यदि कहें तो दादी नाराज होती थी तो पूरा इतना तेल चपोड़ के और बाल चिपक गया, बाल कटवाओ ना कटवाओ। हालांकि वह मैं इसलिए कह रहा हूँ दादी जमाने के बाद कि कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, बाल कटा नहीं है, बाल को संवारा गया है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि बाल कटवाया गया है और स्मार्ट लगने के लिए, यंग लगने के लिए किए हैं। लेकिन अब बताइए, जनता के पास कुछ अब बचा ही नहीं है। जो एक मदारी वाला आता है, डुगडुगी बजाता है और लोग भीड़ लगा के काम धाम है नहीं, उससे बड़ी खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं, गाली देते हैं, कुछ पैसे भी दे के जाते हैं। वही हालत हो गया। ट्रंप ने बाल परिवर्तन कर लिए, राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, इससे राहुल गांधी सामंतवादी हो गए और वह, उनका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। सबसे बड़ा जो संविधान का हत्यारा है वह राहुल गांधी पर, जिन्होंने भले ही उनके समय में कमजोर किया गया हो संविधान को, ये हालत हो गई है। मुख्य मुद्दा से बिल्कुल हम दूर हट चुके हैं और उसको जमीन में गाड़ दिया गया है। लेकिन मुख्य मुद्दे आएंगे, क्योंकि जनता जो है बेहद परेशान है। मुख्य जी, मुद्दे की बात करते हैं। मस्क को स्टॉप गैप के नाम से जो बजट है, जो खर्च है, उसे लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? वो कह रहे भाई इसको बंद करो। स्टॉप गैप बजट वो होता है जबकि एक सरकार हारती है, दूसरी सरकार आती है, वही सरकार कंटिन्यूएशन में है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तब तो अपना कर लेती है। तो इस बीच में जैसे वह इस जनवरी को निकलेंगे और उसके बाद से नया बजट आने के पहले मार्च वगैरह तक हो जाएगा, तो बाइडेन चाहते हैं कि भाई वह हो जाए। लेकिन ये छोटा मोटा उन्होंने बजट नहीं किया, इस स्टॉप गैप के चक्कर में उन्होंने 100 बिलियन का किया। और कहते हैं कि जो जैसे हेलन वहाँ तूफान आया था और भी कई तरह के तूफान आए थे जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों लाखों लोग बेघर हो गए थे, उनके मदद के लिए 10 बिलियन और, यानी अपने बंदों को ये पैसे देने के उपाय कर रहे थे। और इसलिए केवल एलॉन मस्क ही नहीं बल्कि इनके बाकी लोग भी जितने रिपब्लिकन हैं वो उससे खुश नहीं और कह रहे हैं कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, हम आएंगे तो हम देख लेंगे। तब तक कुछ लोगों को सरकारी कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हम उसका उपाय कर देंगे, इस पैसे की तरह बर्बादी ना करो। वैसे भी याद दिला दूं कि जहां तक मस्क की बात है, वह है ही है, बने ही हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें हमारे भारतीय मूल के नागरिक भी हैं, विवेक विवेक रामास्वामी है शायद, उनका जी, भी कहना है कि भाई पैसे इस तरह से बर्बाद ना करो, ये अपने लिए पैसे बचा कर रखना चाहते हैं, ना कि जनता को देना चाहते हैं, आहा। और इसीलिए हंगामा है। जी, भाभी जी, जिन्हें सोशल मीडिया में कहा जाता है हमारे यहाँ पे, उनका नाम है असल में जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एलन मस्क से दोस्ती को लेकर कुछ प्रतिक्रिया दी है सर। वहां पे पार्लियामेंट में जब उन्होंने कहा कि भाई आपके दोस्त हैं ऐसा ऐसा कर रहे हैं वगैरह वगैरह की बातें हुई हैं, और पहले क्या वीडियो और फोटो लेके दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छी निगाहों से देख रहे हैं, वो सब चीज़ें तो होती हैं। अब हो सकता है बातचीत करने में मसला कुछ और हो, तो उन्होंने कहा है कि जरूर है, उनसे मिले हैं, मिली हैं, उनसे कई बार मिले हैं। अंतरिक्ष में जहाँ तक की बात है उनका बड़ा ही एडवांस, मतलब वो है, स्पेस में उनके सैटेलाइट्स वगैरह है, और इटली में भी स्पेस की बात है। 7 बिलियन यूएस डॉलर के मामले में उनसे बातचीत हुई है, उसके चाहती है कि हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कितनी भी दोस्ती हो, उनका कहना है वहां के प्राइम मिनिस्टर का कि हम इटली की आर्थिक जो नीतियां हैं या आर्थिक जो हमारा इंटरेस्ट है उसको कहीं से भी गिरवी रखें और एलॉन मस्क छोड़ दे, वैसा वह नहीं होने देंगी। देखिए। बिल्कुल जी, सही बात है। पैसा और व्यापार सबसे बड़ी चीज है और उसी के लिए सब लोग मारा मारी में लगे हुए हैं। अब शुरुआत करते हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का। और पहला जो अपडेट है वो हमारे पास है फेसबुक से जुड़ा हुआ, जिसका नाम अब मेटा हो गया है। रिपोर्ट आई है कि जब ये पिछले 7 अक्टूबर का हमला हुआ उसके बाद फिलिस्तीन के जो पेजेस थे उनकी रीच को घटा दिया गया और इसराइल के जो पेजेस थे उनकी रीच को बढ़ा दिया गया। शैडो बैन, मतलब एक छुपा हुआ बैन उसके ऊपर लगाया गया, जिसकी बात मैं आपके चैनल या मेरे चैनल पे कर रहा था। मेरे चैनल तो खैर खुलेआम बैन है। आपका तो नाम तो सर्च करने पे नाम भी नहीं आता सर। यूट्यूब पे जाइए, किसी का भी मोबाइल लीजिए, सर्च कीजिए, के एजुकेट्स आता ही नहीं है सर्च करने पे। मेरे खुद नहीं मिलता है, कई बार मेहनत करना पड़ता है, बड़ा खराब हम्म, स्थिति है। खैर, तो शैडो बैन ये कहते हैं, बीबीसी ने रिपोर्ट छापा है और उसने डेटा दिया हुआ कि जब युद्ध शुरू हुआ 7 अक्टूबर को पिछले वर्ष,
उसके बाद से जितने भी प्रो गाजा, प्रो पैलेस्टीन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम उसी का उससे सटा हुआ है, जितने भी है वह 77% घट गए तब से लेके। ऐसा नहीं कि लोगों ने देखना कम कर दिया, कितने मिलियन उनके फॉलोअर है इसके बावजूद भी। और जहां तक इजरायली वाली बात है, 37% बढ़ गया। और इसका कारण कहते हैं कि शैडो बैन है, जनता के पास जाता ही नहीं है। उसके फॉलोअर होने के बावजूद उनके पास यह चीज नहीं पहुंच रहा है। और ये जो है सो जानबूझकर उसने किया हुआ। हालांकि फेसबुक का यह कहना है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है, ये तो बोलने की आजादी है। लेकिन उन्होंने यह बात माना है कि बोलने की आजादी के साथ साथ आपको जो मर्जी आएगा वो नहीं डाल सकते। मेरा खुद एक नहीं 2-3 वीडियो बैन इसलिए कर दिया गया कि मैंने दिखाया है कि कैसे हमास का बहादुर उसका सैनिक खुलेआम टैंक के सामने जाकर, पास में जाकर हथगोला लेके ऊपर से करके उसको उड़ा देता है जी। और इसको उसने बैन कर दिया। क्यों भैया? इसमें कौन सा मैं हिंसा दिखा रहा हूं? वह तो युद्ध चल रहा है। दूसरी तरफ वो बच्चे को मार रहा है तो तुम नहीं कर रहे हो। तो यह इसमें बहुत सही चीज है। और हम लोगों को विकल्प मीडिया के लिए एक दूसरे को मदद करना पड़ेगा। एक दूसरे को मीडिया को खुद देखना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने फ्रेंड के पास बार बार फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि इसको देखो, तुमने देखा है कि नहीं देखा है, यदि हम चाहते हैं कि हमारा विकल्प मीडिया जैसे धाकड़ खबर आगे बढ़ता रहे। जी चलिए, अगली खबर है। अमेरिका कह रहा है कि उसने यमन पे हमले नहीं किए हैं, इजराइल ने किए हैं, क्योंकि इजराइल पर हूसियों ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल चलाए हैं। हाँ, वो साना पे अटैक हुआ और उसमें कई सिविलियन भी मारे गए। और यह उस समय की बात है जब वास्तव में हुतीज ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल उसने दागे थे, बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर, उसके पहले की बात है। यानी उसके पहले से ही खत्म करने की बात है, बदला लेने की बात नहीं है। और अमेरिका के ना करने के बाद, जहां तक मैं समझ रहा हूं, अभी हाल फिलहाल में फिर से अटैक हुआ है और इजराइल ने कहा है कि उसने आक्रमण किया है। वो छुपा रूप से नहीं कर रहा है। अब तो इजराइल वहां का बादशाह बन चुका है। हालांकि अभी सेंट्रल गाजा में वहां पे इजरायली सैनिक कर रहे थे और आमना सामना हुआ, दोनों तरफ से गोलीबारियां हुई। 3 आईडीएफ के सैनिक हमास ने मार दिए। हमास की तरफ से कोई नहीं मारा, ये इजराइल ने स्वीकार किया है। 3 से ज्यादा भी होंगे घायल, जनरली 2 गुना, 2.5 गुना या 3 गुना होता है, तो 8-10 घायल हुए। और उनके, ऐसा लगता है, मेरी समझ है फिर से, कि इजरायली सैनिकों में हिम्मत कहीं से भी बराबरी नहीं आती हमास या हिजबुल्लाह के सैनिकों में। वह चीज नहीं आ पाता है कि हम लड़े, वो भागना चाहते हैं। और जो असर पड़ता है, 1 मरे 3 घायल हुए, 9-10 जो है सो भागने की तैयारी में आ जाते हैं। तो इसमें यह स्पष्ट है, यह केवल कहने से नहीं है, इजराइल ने आक्रमण वहां भी किया है और यमन के संप्रभुता पर अटैक किया है। जी यहाँ सवाल ये पैदा होता है सर कि हिजबुल्लाह को पीछे हटा चुके हैं, सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, बावजूद उसके वहां पे हमले कर रहा है। अब ले दे के अगर कोई बचते हैं तो वो हुतीज हैं जो बचे हुए हैं, खड़े हुए हैं फिलिस्तीन के गाजा के साथ में। तो क्या अब अगला मोर्चा, अमेरिका और ब्रिटेन तो पहले से ही खोले हुए हैं, इजराइल खोलने जा रहा है यमन में? वह साफ नजर आ रहा है, वह होने वाला है। हालांकि हमास खत्म नहीं हुई, उनका संघर्ष जारी है, वह लड़ाई जारी है, जिसकी उदाहरण मैंने अभी दिया था। और उनके भी तरफ से रॉकेट यदा कदा, पहले इतना नहीं रहा है। हुतीज पूरी तरह से समर्थ है अभी। हालांकि वहां पे ग्राउंड अटैक यानी नेवल शिप लेके और दूसरे तरीके से जाकर वहां पहुंचे तो कितने दिन तक टिकेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने इसकी तैयारी कर रखी है। और यदि इजराइल यह गलती करता है तो मुझे, हालांकि उम्मीद है, बहुत ज्यादा नहीं है, कि पूरे अरब वर्ल्ड में वैसे देशों में विद्रोह होगा जनता का और सैनिकों का भी होगा, जो बड़े कूद कूद के इजराइल के साथ है और इजराइल की मदद कर रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा गद्दार पता ही है सब लोगों को कि इनके साथ सऊदी अरबिया, इजिप्ट सऊदी के अरब साथ, है, कतर है, जॉर्डन है, बहरीन है, यूएई है, ये तमाम के तमाम, मिस्र है, ये सब लोग गद्दारी में ही लगे हुए हैं सर। और तुर्की। तुर्की सबसे बड़ा संस्कारी बन के उभरा है इस वक्त। जी जी, आप खैर, सही कहा। अब बात करते हैं ईरान की, क्योंकि यहाँ से खबर छपी है और मुझे लगता है उस पर खबर होनी चाहिए। जींस पहनने पर कोई ऐतराज किया गया स्कूल में, स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरा सुसाइड है। यहाँ के जो छात्र हैं उनके साथ मिलकर यहाँ के अध्यापक गण भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी? देखिए, एक तो सब, एक लाइन में पहले यह कहना चाहूंगा कि हमारे सुनने वाले लोग बड़े नाराज होते हैं कि हम ईरान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम लोग बराबरी का, प्रजातांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, तो यह
लड़कियों का, महिलाओं के अधिकार की भी हम बात करें, यदि वो स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से अपने चेहरे को ढकती तो मुझे कुछ नहीं कहना है। यहाँ पे जीन्स पहन के जाने पर, यहाँ तक कि नेल पॉलिश करने पर भी वहाँ के प्रिंसिपल ने बुला के इस लड़की का, जो कि 16-17 साल की है, और उसका विरोध किया, उसको दंडित करने की बात की, उसको डराया धमकाया। वो इतनी डरी हुई थी कि वह जाके बेचारे ने आत्महत्या कर लिया। इसके 3-4 इसी हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले हुआ था, एक और लड़की ने 16 साल की, उसके ऊपर भी इसी तरह का कुछ बातचीत हुआ था। किसी पड़ोसन के घर में जाके उसके छत पर से छलांग लगा के और वह आत्महत्या कर ली, 6 मोहल्ले या इतना से। तो यह बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी जनता यदि हमारी सत्ता से खुश नहीं, इसका मतलब सत्ता कहीं से भी प्रो पीपुल, प्रो वीमेन, प्रो वर्किंग क्लास नहीं है, और इसका हमें खुलेआम रूप से विरोध करना चाहिए। जी 100% तो कोई किसी से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। लोग टाटा बिरला से नहीं है, एयरटेल का मोबाइल हर कोई नहीं चला रहे हैं, जियो का नंबर हर कोई नहीं चला रहा, तो सरकार का भी मसला ऐसे ही है। तो क्या अगर कोई विरोध करेंगे तो बस हम यही मान लेंगे कि भाई ये तो सरकार जो है वो जनता की विरोधी है? निर्भर करता है किस आधार पर विरोध कर रहे हैं। हम यदि सरकार का विरोध कर रहे हैं कि तुम हमें नौकरी नहीं दे रहे हो, हम सरकार का विरोध इस आधार पर कर रहे हैं, अब मैं भारत की बात कर रहा हूं, कि नौकरी ना देने के अलावा तुमने पेट्रोल पर मोनोपोली प्राइसिंग लगा रखी है। 20-20 में टमाटर, धनिया, लहसुन, पता नहीं किन किन चीजों पर आता है, और हमारी पेट को तुम खत्म किए जा रहे हो। बिहार का उदाहरण ले, चूंकि मैं बिहार गया था, आपने पूछा भी था कैसा रहा, तो वहां पे मेरे फूफा 92 साल के तभी मरे, वहां भी मैं गया था। एक ऊंचे अधिकारी वहां पर उन्हें बात कर रहे थे, बोले कि भैया हम क्या बताएं, नीतीश कुमार के तो प्रशंसक हैं, भाजपा के प्रशंसक हैं, लेकिन दारूबंदी, नशाबंदी का जो लगाया हुआ है, तो पिछले इतने वर्षों में 7.5 लाख लोग, जिसमें कुछ अच्छे अच्छे लोग भी जेलों में जा चुके हैं, चूंकि कहीं शराब पिए पाए गए। यूपी से आ रहे थे, उनके मुंह में महकाए, बिहार में आते शराब पिए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत झाड़ लगाई है, क्योंकि आपने मजाक बना रखा है। हवाई जहाज से उतरते वहां पे शराब पीते हुए उनको पाया गया, पी क्या है, मुंह में महक रहा है तो कर दिए। दिल्ली से मैं गया, पी रखी, वहां गया तो कर लिया। मैंने तो ये भी कहा कि भाई दिल्ली से यदि जा रहा है और बिहार से ऊपर उड़ता हुआ बिहार में लैंड किए बिना यदि कलकत्ता जाता है, तो वहां बैठ कर रखो महको कुत्ते जैसा कि शराब की महक आ रही है, तुम बिहार के ऊपर से गए हो ना। और 7.5 लाख लोग जो कि क्रिमिनल नहीं थे, तुमने कानून बना के क्रिमिनल बना दिया। क्या यह जन विरोधी नहीं है? बिल्कुल डिपेंड सही करता है कहा, किस बिल्कुल चीज सही, पे आप लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने उदाहरण दिया कि किस चीज पर आप विरोध कर रहे हैं। सोचिएगा इस बात पर और गौर कीजिएगा और फिर जवाब दीजिएगा। जो लोग ईरान पर बात करने से बेवजह आग बबूला हो जाते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।